चलो देख लो, नर्मदा नदी से देख लो क्या क्या यहाँ से याद रखना है। चलो, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये कौन से पर्वत या पहाड़ी से होता है, अगर क्वेश्चन आए तो ये देख लो, ये हमारा कौन सा राज्य है बता दो। राजस्थान ये वाला, गुजरात ये, महाराष्ट्र और ये आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है आपकी अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी, जहां से निकलता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है यह कौन सी पहाड़ी से होता है बता दो। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ये याद रखना, क्वेश्चन ही आता है। और अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, एक पश्चिम की तरफ बहता है वो नर्मदा है, और उत्तर की तरफ जाएगा वो सोन नदी है। कौन सा नदी है? सोन नदी। तो सोन नदी तो अपन देख चुके हैं, जो गंगा की सहायक था। और ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली, और पश्चिम तरफ ये बहती है मुख्य रूप से। ठीक है, अब ये जो नदी है नर्मदा नदी, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो सबसे पहले देखो, इसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। तो ये 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्य में? 3। जिसमें देख लो, सबसे पहला हमारा क्या आएगा? मध्य प्रदेश। इसके बाद ही जाता है महाराष्ट्र। कहाँ जाएगा आपका? और इसके बाद जाता है ये, इस कौन सी खाड़ी है? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? तो खंभात की खाड़ी में इनका क्या होता है? विसर्जन। समझ आ पा रहा है ना? तो फिर से एक बार देख लो, अमरकंटक के पहाड़ी से कौन सा नदी निकला बता दो। नर्मदा नदी। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। सबसे पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। तो ये 3 राज्यों में बहती है, इतना आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? और ये इसका विसर्जन ये कौन सी खाड़ी में होता है? खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? और खंभात की खाड़ी में जहां पास होता है, जहां पास नर्मदा नदी का मुहाना, मुहाना मतलब जहां पास अरब सागर में गिरती है, उस जगह का नाम पूछा जाता है, जो इसके तट पे स्थित है, इस नदी के तट पर है। और उस शहर का नाम है आपका भड़ौच। क्या बता दो? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि नर्मदा नदी का मुहाना गुजरात में कहाँ पास है। तो क्या बताओगे? भड़ौच, जो एक शहर है, क्षेत्र है, उसी के पास इसका क्या है बता दो, मुहाना है। आ रहा समझ में? तो फिर से बताओ, उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। फिर बताएंगे विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। कौन से शहर के पास? भड़ौच के समीप होती है। और इसकी जो टोटल लंबाई हमको देखने मिला कितना? 1312 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसका खास बात यह है कि ये पश्चिम की तरफ इतना लंबा नदी और कोई बहता ही नहीं है पश्चिम क्षेत्र में। क्योंकि अभी देखिए छोटे छोटे नदियां था, नीचे भी जाएंगे छोटी नदियां मिलेंगी, ऊपर भी इससे बड़ा कोई नदी है नहीं। पश्चिम तरफ बहने में सबसे लंबी नदी कौन सा मिला? नर्मदा नदी। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वह है नर्मदा नदी। याद रहेगा सभी को, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। याद रखना है। इसी के तट पर देख लो, एक तो हमको शहर मिलेगा भड़ौच, और एक मध्य प्रदेश में मिलता है जबलपुर। क्या मिलता है? तो जबलपुर जो शहर है और भड़ौच जो है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो फिर से देख लो, उद्गम कहाँ से होता है नर्मदा का? अमरकंटक की पहाड़ी। कितने राज्य में बहती है? 3 राज्यों में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पास? भड़ौच के समीप। कुल लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। और खास बात क्या हुआ इसका? पश्चिम की ओर बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। तटीय शहर में कौन कौन आएंगे? जबलपुर और भड़ौच। और इसी जबलपुर के एकदम पास में, जबलपुर से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है, एक जलप्रपात आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं भेड़ा घाट जलप्रपात। क्या बोलते हैं? तो भेड़ा घाट को ही कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। दोनों वही है, नाम अलग अलग है। समझ आ पा रहा है? तो भेड़ा घाट जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है बोलेंगे तो नर्मदा नदी पर है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। कौन से शहर के करीब? जबलपुर। तो जबलपुर के पास में मिलेगा। जगदलपुर अलग है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। जगदलपुर अपनी स्टेट में है, आरसन में। और जगदलपुर के पास में है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा है? और ये कौन सा है? जबलपुर, मध्य प्रदेश वाला। इसके करीब में क्या है?
भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात मिलेगा। आ रहा समझ में? चलो, ये जो नदी है, स्वयं नदी जो हुआ, ये जो नदी जब बहना स्टार्ट हुआ तो पहाड़ी क्षेत्रों को काटते हुए इधर पश्चिम की तरफ बहा है और गड्ढा करते करते नीचे गया है। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। तो कौन सी नदी स्वयं की, मतलब खुद बनाया है, समझ आ पा रहा है, स्वयं की भ्रंश घाटी में बहती है, तो है नर्मदा नदी। और इसके नीचे जो ताप्ती नदी भी जो बहता है वो भी स्वयं की भ्रंश घाटी में बहती है। तो क्वेश्चन आता है कि भ्रंश घाटी में बहने वाली दो नदियां कौन सी है? तो क्या बताओगे? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में क्या होती है? बहती है। याद रहेगा सभी को? हाँ है ना? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी भी बहेगा और ताप्ती नदी भी बहता है। आ रहा बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, इसी नदी पर यहां पास आपको एक डैम मिलेगा गुजरात में, जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। क्या बोलते हैं? तो सरदार सरोवर जो बांध है यह कौन से राज्य में है? गुजरात में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कौन सा नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन सा डैम? सरदार सरोवर बांध। अभी सरदार सरोवर बांध जो है, इससे जो जल रोका जाता है, इससे कितने राज्य लाभान्वित होते हैं? कौन कौन से राज्य को फायदा होता है इस डैम से? तो सबसे पहले तो देख लो, गुजरात को फायदा होगा, है ना? गुजरात को फायदा होना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भी होगा क्योंकि नदी खुद वहीं का है। हाँ कि नहीं? साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी जल आपूर्ति कराता है और राजस्थान में भी यहाँ से जल जाता है। समझ आ पा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध से कितने राज्य लाभान्वित है? 4 राज्य। कितने राज्य? 4। सबसे पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा और चौथा महाराष्ट्र। तो ये कौन से डैम से लाभान्वित है? सरदार सरोवर डैम से लाभान्वित है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? और सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई लगातार बढ़ा रहे थे। और डैम की ऊंचाई बढ़ाने से क्या होगा? जैसे मान लो कि ये स्थल क्षेत्र है और ये मान लो इतना बड़ा डैम है हमारा, हाँ है ना? तो ये जो डैम के हिसाब से क्या होगा, पानी जो यहाँ तक जो रुकेगा, ऊंचाई के हिसाब से मान लेते हैं इतना दूर तक पानी वो रोक सकता है इसे। समझ आ पा रहे हैं ना? और जैसे ही इसका हाइट और बढ़ा दूंगा तो पानी और दूर तक रुकेगा। हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो जितना ज्यादा डैम की ऊंचाई होगा उतने दूर तक पानी रुके रहता है। हाँ है ना? जितना डैम की ऊंचाई कम होगा उतना दूर, कम दूरी तक पानी रुके रहता है। तो ये जो सरदार सरोवर बांध है यहाँ पास गुजरात में, इसकी ऊंचाई को लगातार बढ़ाया जा रहा था ताकि पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाए, ऐसा करके। लेकिन पानी इकट्ठा होने से नुकसान किसको है? तो नुकसान यह है कि इसी क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो पूरा नष्ट हो जाएंगे, जितने भी जीव जंतुओं का निवास है वो पूरा नष्ट हो जाएगा। मतलब एक हिसाब से पर्यावरण को नुकसान है। किसको नुकसान है? पर्यावरण। कि जितने भी पीछे जंगल होंगे, जीव जंतु होंगे, वो सब खत्म, कि सब पानी में डूब जाएंगे। और कुछ कुछ छोटे मोटे गांव भी है वो भी डूब जाएंगे, जिसको अपन डुबान क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डुबान क्षेत्र में जो आते हैं वो सब डूब जाते हैं। क्या करने से? बांध की ऊंचाई बढ़ाने से पानी दूर तक ठहरता है और सब क्षेत्र डूब जाता है। तो इस चीज को देखते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था 1989 में। कौन सा आंदोलन लाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। किसके द्वारा लाया गया था? ये मेधा पाटकर। क्या बता दो? मेधा, धनुष कथा है ना? मेधा पाटकर के द्वारा क्या लाया गया था बता दो? नर्मदा बचाओ आंदोलन। कि नर्मदा नदी से जो नुकसान हो रहा है उससे हमें बचना है। समझ आ पा रहा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन लाया था, या कौन लाई थी, सॉरी, मेधा पाटकर। क्यों यह आंदोलन लाया गया था और किस लिए लाया गया था? तो सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? कम करवाने के लिए इसको लाया गया था। समझ आ रहा है? जितना है उतना रहने देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? तो इसलिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन। किनके द्वारा? मेधा पाटकर के द्वारा। कब चलाया गया था? 1989 के में चलाया गया था। समझ आ पा रहा है ना? तो ये डैम को लेके एक खास बात याद रखना। पहले डैम को लेकर मेन क्वेश्चन वही आता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, यही बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। समझ आ पा रहा है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा डैम मिलता है सबसे बड़ा? सरदार सरोवर बांध मिलेगा। इस नदी में सबसे बड़ा डैम वही है, क्योंकि इतने दूर से जो पानी आ रहा है उसको पूरा यहीं इकट्ठा करते हैं। समझ आ पा रहा है?
कि पास में डैम इसलिए नहीं बनाते कि पास में गति तेज रहता है नदियों का, और नदी का गति तेज रहेगा तो डैम को ज्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, और दूर में बनाएंगे तो नदी का गति धीमा हो जाता है, तो डैम को उतना प्रभावित नहीं कर सकता। तो जब भी डैम बनेगा तो दूर में बनाएंगे। पास में कभी भी डैम रहेगा क्या? उद्गम स्थल के करीब में डैम नहीं रहता। समझ आ पा रहा है? दूर में ही डैम बनाते हैं, या पास में बना भी देंगे तो वो केवल इसलिए होता है, क्या है, इसके बाद वाले डैम को प्रभावित ना करे करके उसको सुरक्षा करने के लिए एक डैम बना देते हैं, ताकि गति धीमा कर दे ऐसा करके। उत्तर भारत में जब हम डैम देखेंगे तो उसी प्रकार से आपको देखना रहेगा। कुछ डैम ऐसे रहेंगे जो पीछे वाले डैम को सुरक्षा दे रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, हाँ कि नहीं? चलो, इसी गुजरात में ही नर्मदा नदी के किनारे एक मूर्ति तैयार किया गया है जिसको बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या बोलते हैं? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। कितना मीटर है? 182 मीटर हाइट है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में है, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब एकजुट करना सभी को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, जैसे ही भारत देश आजाद हुआ था, तो जितने भी राजा महाराजा वाले क्षेत्र थे, जिसको हम देसी रियासत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उस देसी रियासत को एक करने का काम सरदार पटेल को दिया गया था। किसको दिया गया था? कि सबको एक में जोड़ेंगे और भारत देश का निर्माण करेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं यूनिटी। क्या बोलते हैं? तो उसी के याद में इसको बनाया गया है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि देश आजाद होने के बाद जो भी देसी रियासत थे उनके पास दो तीन ऑप्शन थे। एक तो भारत में शामिल हो जाए, एक तो पाकिस्तान में जुड़ जाए। अगर दोनों में नहीं जुड़ना है तो स्वयं का शासन स्थापित रखे रह सकते हैं, किसी के भी साथ नहीं जुड़ सकते थे। समझ आ पा रहा है? लेकिन सरदार पटेल सभी को जा जाके समझाया और बोला कि भारत में जुड़ने से क्या क्या लाभ है, इसको सब जगह जाके बताया। तो जितने देसी रियासत थे वो सब लोग भारत में आके जुड़ गए, क्योंकि जो ब्रिटिश क्षेत्र था वो तो भारत को मिल जाएगा। जैसे ब्रिटिश, देखो दो टाइप के क्षेत्र थे, एक था ब्रिटिश प्रांत और एक था देसी रियासत। समझ आ पा रहा है? तो भारत को जो आजादी मिला वो ब्रिटिश प्रांतों से मिला। किससे मिला? ब्रिटिश प्रांत जो थे वो पूरा अंग्रेज लोग छोड़ के भारत देश को दे दिए हैं। लेकिन देसी रियासत वाले भारत में नहीं मिले थे। देसी रियासत मतलब जो क्षेत्र जिसका है, जिस राजा का, वो उसी का रहेगा। बस वो चाहेगा तो भारत में आके जुड़ सकता है। समझ आ पा रहा है? तो जोड़ने का काम कौन किया था बता दो? सरदार पटेल। उसी की याद में कौन सी मूर्ति बनाए है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। कौन से नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। और जिस टापू में बनाया गया है उस टापू का नाम है साधु बेट। कौन सा टापू? साधु बेट नामक टापू है, उसी में इसको बनाया गया है। और जब ये डैम जाओगे देखने के लिए, सरदार सरोवर बांध, तो बांध से ही मतलब दूर से ये जो मूर्ति दिखते रहता है, सर उसी जस्ट मतलब पास में सरदार सरोवर बांध है। मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर जो बांध है वो लगभग सेम डायरेक्शन में एक ही क्षेत्र में मिल जाता है। आया समझ में? और इसका जो बनाने वाला जो डिजाइनर है उसका नाम है राम सुतार। क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो डिजाइनिंग किया है, पूरा इतना बड़ा मूर्ति को स्वरूप जो दिया है, उस व्यक्ति का नाम क्या है बता दो? राम सुतार जो दिया है, जिसको भारत सरकार के कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री वगैरह बहुत उसको मिल चुका है। आया बात समझ में? हाँ है ना? तो इतना नर्मदा नदी का पॉइंट याद रखना है। क्लियर है सबका? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला था? किनके द्वारा? मेधा पाटकर। साधु बेट टापू पर क्या बनाया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किस नदी के किनारे? नर्मदा। और इसके डिजाइनर कौन है? राम सुतार। डिजाइनर कौन है? चलो, तो इतना चीज याद रखना। किसके लिए? नर्मदा के लिए। उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी कितने राज्य में बहती है? 3 राज्य में। मोबाइल छोड़ो, पीछे उधर रख दो मोबाइल को। हाँ, पिक बोल रहा हूँ, नीचे देख रहे हो, और इधर ध्यान दो। मोबाइल जिंदगी भर रहेगा। अभी का जो समय है वो यूज कर लो, ठीक है? बाद में जो भी ये करना। चलो, कितने राज्य में बहता है नर्मदा? 3 राज्य में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। विसर्जन खंभात की खाड़ी कहाँ पास? भड़ौच। कितना लंबा? 1312। और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। तटीय शहर जबलपुर और भड़ौच। जलप्रपात में
भेड़ाघाट या धुआंधार जलप्रपात कहाँ है ये? म- आ? राजस्थान, मध्य प्रदेश में। कहाँ, किसके समीप? जबलपुर के पास में ही मिलेगा। समझ आ पा रहा है? यह कौन सी घाटी में बहती है? ब्रंस घाटी, या इंग्लिश में रिफ्ट वैली में बहेगा। कौन सा डैम है इस नदी पर? सरदार सरोवर। कितने राज्य लाभान्वित? 4 राज्य। पहला इधर नक्शे में देखेंगे तो गुजरात और मध्य प्रदेश तो रहना है, उसके ऊपर जहां नहीं बहता उसको भी बताएंगे तो राजस्थान और महाराष्ट्र। समझ आ पा रहा है ना? नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चला था? 1989। किनके द्वारा? मेधा पाटकर। समझ आ पा रहा है? चलो अब देखते हैं किसके बारे में। ताप्ती नदी। कौन सी नदी? चलो ताप्ती नदी का उद्गम देखें तो इसका भी उद्गम होता है मध्य प्रदेश से ही। कहां से निकलेगा ये? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और उस पहाड़ी का नाम है मुल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? मुल्ताई पहाड़ी। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी निकलती है। और ये भी 3 राज्यों में बहता है। कितने राज्यों में? 3। तो ये देख लो, मुल्ताई पहाड़ी से निकलेगा और इसके बाद जाएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या जाता है? गुजरात। और ये भी कौन सी खाड़ी में ही जाएगा? खंभात की खाड़ी में ही जाता है। ठीक है ना? लेकिन खंभात की खाड़ी में जहां पास ये विसर्जित हो रहा है उस जगह का नाम है सूरत। क्या नाम है? सूरत, जो गुजरात में है। और सूरत जो बंदरगाह, जो छोटे बंदरगाह में शामिल है, वो इसी नदी के मतलब मुहाने पर है। सूरत बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो सूरत बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ है बोलेंगे तो सूरत गुजरात में है। कहाँ बता दो? सूरत गुजरात में है। और कौन सी खाड़ी में यह गिर रहा है? खंभात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में गिर रहा है। तो फिर से देख लो, उद्गम बता दो। ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। विसर्जन कहाँ पास होता है? सूरत के समीप। कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी में। और इसकी टोटल लंबाई देखो कितना लिखा है? 724। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है पश्चिम क्षेत्र में। समझ आ रहा है? क्योंकि पश्चिम क्षेत्र में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? नर्मदा नदी। कितना किलोमीटर? 1312। और ताप्ती की लंबाई 724। ताप्ती की लंबाई 724। तो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी ताप्ती नदी। ये भी कौन सी घाटी में बहती है? ब्रंस घाटी में। कौन सी घाटी में? ब्रंस घाटी में बहती है। समझ आ पा रहा है? और ये जो गुजरात है, इसी यहीं पास आपका 2 डैम है इसी नदी पर, क्योंकि डैम यही बना है पूरा गुजरात में ही। समझ आ पा रहा है? और उस डैम का नाम है, पहला है उकाई बांध और दूसरा है काकरा पारा बांध। पहला कौन सा बांध है? उकाई बांध। और दूसरा काकरा पारा बांध। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर। कौन से राज्य में? गुजरात में। समझ आ पा रहा है? सरदार सरोवर डैम किस में था? नर्मदा में। लेकिन उकाई बांध परियोजना करके पूछता है एग्जाम में। कौन सा? उकाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर। इसके अलावा काकरा पारा, क्या लिखा है? काकरा पारा बांध परियोजना भी किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो इतना चीज आपको याद रखना है। किसके बारे में? ताप्ती। चलो बताओ फिर से, उद्गम कहां से होता है? मुल्ताई पहाड़ी। उद्गम मुल्ताई पहाड़ी, मध्य प्रदेश। कितने राज्य में बहती है? 3 राज्यों में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मुहाना कहाँ पास है? सूरत के समीप है। कौन सी खाड़ी में? और सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। और सूरत बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है बोलेंगे तो ताप्ती नदी। याद रखना है। समझ आ पा रहा है? लंबाई कितना है? 724। कौन सी घाटी में बहती है? ब्रंस घाटी। कौन कौन से डैम है इस पे? पहला उकाई बांध और दूसरा काकरा पारा बांध। दोनों ही कौन से राज्य में है? गुजरात में आपको देखने मिलेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो नर्मदा का उद्गम बताओ कहां से होता था? अमरकंटक। कितने राज्य में बहता था? 3 राज्य में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। समझ आ रहा है? 2 तटीय शहर बताओ। जबलपुर और भड़ौच। मुहाना कहाँ है? भड़ौच में। कितने ठो डैम है? मतलब डैम बहुत सारे हैं, फेमस डैम कौन से है? एक। कौन सा?
सरदार सरोवर बांध, समझ आ रहा है? कौन से टापू पर है? साधु बेट। कौन सा बेट? साधु बेट टापू पर है ये। समझ आ पा रहा है? नहीं, गलत हो गया, सॉरी। क्या पूछा था क्वेश्चन? नहीं नहीं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना, कौन से टापू में है? साधु बेट। ऊंचाई कितना है? साधु बेट का सॉरी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई कितना है? 182। डिजाइनर राम सुतार। नर्मदा की लंबाई बोलूंगा तो, और ताप्ती का लंबाई 724। सबसे लंबा नर्मदा नदी किस ओर का? पश्चिम। और पूरे भारत का सबसे लंबा, पूरे भारत का, गंगा नदी 2525। कितना है? 2525। और ये कितना है? 1300। समझ आ रहा है ना? तो 2525 बहुत लंबा है। तो देश की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। आया बात समझ में? आया ना? अच्छा, ये देख लो, खंभात की खाड़ी में कितनी नदियां गिरती है अभी तक अपन देखे तो। खंभात की खाड़ी वाला जो एरिया है ये, यहां पास गिरेगा टोटल 4 नदी। कितना नदी? 4। इसका अलग से लाइन आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। खंभात की खाड़ी में मुख्य कितनी नदियां गिरती है? 4 नदियां। इसमें सबसे पहले कौन आएगा? साबरमती नदी। कौन सा नदी? दूसरा में माही नदी, तीसरा नर्मदा नदी, और चौथा में ताप्ती नदी। याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो खंभात की खाड़ी में कुल कितनी नदियां गिरती है? 4 नदी। ट्रिक क्या है? समानता। कैसे याद करेंगे? समानता से। बाकी ऊपर से नीचे तक के लिए अलग लाइन है। खंभात की खाड़ी के लिए प्रॉपर क्या याद रखेंगे? समानता करके याद रखना है। क्लियर है तक सबका? है ना? तो यहीं तक हमारा मुख्य रहता है अरब सागर वाला। बाकी नीचे का कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो लाइन, एक एक दो लाइन सबका देख लेते हैं। उसमें नक्शा अक्सा कोई खास नहीं है, बस कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए नदियों का। तो इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत में जो अरब सागर तरफ गिरेगा, उसमें कहाँ की नदियां? तो गोवा में 2 नदी फेमस है अरब सागर वाला। पहला आपका मांडवी नदी, और दूसरा जुआरी नदी। और ये जो हमारा क्षेत्र है ये वाला, यहाँ पास हमारा पर्वत श्रृंखला है बहुत लंबी। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, या इसी को बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। कौन सा पर्वत? अलग अलग कैटेगरी में, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री करके नाम भले अलग अलग है, लेकिन हम सीधा बताएंगे इसी को हम क्या बोलते हैं? सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। तो मांडवी नदी भी सह्याद्री पर्वत से निकलता है, और जुआरी नदी भी कहां से निकलेगा? और छोटी नदियां सीधा गिर के कहाँ चले जाती है? अरब सागर में चले जाएंगे। तो छोटी नदियां बस, उतना कोई खास नहीं है, लेकिन स्पीड इन लोगों का ज्यादा रहता है। एकदम पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है और सीधा एकदम स्पीड में जाते हुए कहाँ जाएंगे? अरब सागर में गिर जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी से जल तुरंत निकल के आ जाते हैं। लंबा बहेगा तो स्लो रहेगा, तुरंत उद्गम होके तुरंत मिल जाएगा तो एकदम स्पीड वाली नदियां होती है। तो इधर की पूरी नदी एकदम तेज बहती है, एकदम ज्यादा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो दोनों ही नदी कहाँ से निकलता है? सह्याद्री। लेकिन देखो, गोवा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? मांडवी नदी। लेकिन गोवा की सबसे लंबी नदी कौन सा है? जुआरी नदी। दोनों याद रखना, कंफ्यूजन होता है। गोवा की जीवन रेखा किसे बोलते हैं? मांडवी नदी। लेकिन गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी नदी। और गोवा की राजधानी क्या है बता दो? पणजी। ये किस नदी के किनारे है? तो मांडवी नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन बन जाता है। समझ आ पा रहा है? तो गोवा में कितनी नदियां फेमस मिलेंगे? 2 नदी। पहला बताओ, मांडवी नदी, और दूसरा जुआरी नदी। दोनों ही नदियां कहां से निकलती है? सह्याद्री पर्वत। कौन सा पर्वत? सह्याद्री पर्वत। गोवा की जीवन रेखा, गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी। पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। समझ आ पा रहा है? तो गोवा ओलंबस इतना ही फेमस है। आए बात समझ में? आगे बढ़े। चलो, अब आते हैं गोवा के जस्ट नीचे कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक की जो बड़ी नदियां हैं वो तो बंगाल की खाड़ी में चले जाता है, छोटी नदियां अरब सागर में आता है। समझ आ पा रहा है? कर्नाटक से भी बहुत सारी नदी निकलेंगे, लेकिन वो बंगाल की खाड़ी तरफ चले जाता है। समझ आ पा रहा है? अरब सागर तरफ 2 फेमस नदी आएंगे, एक है शरावती नदी और दूसरा है गंगावेली। समझ आ पा रहा है? तो शरावती और गंगावेली दोनों आपको कहाँ का याद रखना है? कर्नाटक। ये दोनों भी कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि जो पर्वत श्रृंखला उसका नाम ही है सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत से गोवा क्षेत्र में नदियां निकल जाएंगे, और कर्नाटक क्षेत्र में भी निकलते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? इसका तो कोई और खास बात नहीं है, लेकिन शरावती नदी पर
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है जोग जलप्रपात भी सिख बोलते हैं, गरसोप्पा भी सिख बोलते हैं, और महात्मा गांधी जलप्रपात भी सिख बोलते हैं। 3 नाम इसका मिलता है। समझ आ पा रहा है एग्जाम में? लेकिन जब भी आता है तो जोक या गरसोप्पा ऐसे लिखे रहता है। समझ आ पा रहा है? तो जोक या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है? 253 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा क्या है जलप्रपात में, इसी का नाम आता है। कौन सा जलप्रपात में? जोक या गरसोप्पा। और इसी का नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात का नाम क्या है बता दो? जोग या गरसोप्पा। किस नदी पर है बोलेंगे तो सरस्वती। समझ आ पा रहा है? चलो, तो कर्नाटक की 2 नदियों का नाम बताओ, क्या क्या याद रखना है? सरस्वती और गंगावेली। गोवा का कौन कौन सा? मांडवी और जुवारी। पणजी किसके किनारे है? गोवा की सबसे लंबी नदी जुआरी। गोवा की सबसे लंबी, गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी। जोग गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और ये जलप्रपात यही है तो कौन से स्टेट में है? कर्नाटक में। तो देश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर हाइट से ये गिरता है। समझ आ पा रहा है? चलो, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट केरल में। कहा जाते हैं? केरल में जो नदियां हैं उसकी कोई विशेषता नहीं है, नाम बस आपको याद रखना है। केरल में भी 2 नदी याद रखना है, जिसमें पहला है पेरियार नदी। कौन सा नदी? और दूसरा है भरतबुझा नदी। कौन सा नदी है? भरतबुझा। तो 2 नदी फेमस है केरल में। क्या क्या नाम से? पेरियार नदी और भरतबुझा नदी। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना है केरल से तो इसको देता है कभी भी। समझ आ रहा है? कौन सा? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में। क्योंकि ये केरल की सबसे लंबी नदी है तो इसलिए इसी क्वेश्चन बनाते हैं। केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार नदी है आपका। लेकिन इसके अलावा और कौन सी नदी फेमस है? भरतबुझा नदी भी इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? चलो, तो फिर से बताओ, गोवा की 2 नदी बताओ। मांडवी और जुआरी। गोवा की 2 नदी मांडवी और जुआरी। कर्नाटक की शरावती और गंगावेली। कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। समझ आ रहा है? और केरल में पेरियार और भरतभुजा। केरल में पेरियार और भरतभुजा याद रखना है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? कुछ नदी अपन देखेंगे, जैसे कि ये जो हमारा अरब सागर वाला क्षेत्र है, यहां जितनी भी नदियां गिरती है, समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो ये एकदम तेज गति वाला होता है। और तेज गति वाले जो नदी होते हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? डेल्टा नहीं बनाएंगे, दलदला क्षेत्र नहीं बनाएंगे। ये रेतीला क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, रेत वाला। समझ आ पा रहा है? और उस रेतीला क्षेत्र जो यहाँ पर होंगे तटों पर, इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं ज्वार नदमुख। क्या बोलते हैं? तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी जो एक रेतीला क्षेत्र होता है, जो हमको अरब सागर तरफ देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा? और बंगाल की खाड़ी वाली जो नदी एकदम लंबी नदियां होती है, बहुत दूर से बहते रहते हैं, तो इस क्षेत्र में पूरा पाया जाता है डेल्टा, दलदला क्षेत्र पाया जाता है। तो बंगाल की खाड़ी तरफ पूरा क्या मिलेगा? दलदला क्षेत्र। इधर मिलेगा पूरा रेतीला क्षेत्र। कारण समझ आ पा रहा है ना? तो सिंपल क्वेश्चन यहां तक एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? और ऑप्शन में हमेशा देता है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? तो नर्मदा ही नहीं, अरब सागर में जो जो गिरते हैं सब एस्चुरी बनाएगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन ऑप्शन में ज्यादातर किसका नाम रहता है? क्योंकि वो सबसे लंबी नदी है इधर का, तो उसी को महत्व दिया जाता है। लेकिन अन्य जो भी नदी देखेंगे वो सब लोग किस चीज का निर्माण करेंगे? एस्चुरी। और बंगाल की खाड़ी वाले लोग डेल्टा का या दलदला क्षेत्र का क्या करते हैं? निर्माण। तो नॉर्मली यदि क्वेश्चन आ जाए कि एस्चुरी किस क्षेत्र में देखने मिलती है, तो अरब सागर क्षेत्र में। और डेल्टा किधर मिलेगा? बंगाल की खाड़ी में। एस्चुरी क्यों बनती है? तो नदियों का गति तेज होने के कारण। और डेल्टा क्यों बनता है? नदियों का गति धीमा होने के कारण। दलदला क्षेत्र को समुद्र के अंदर नहीं ले जा पाते लोग। समझ आ पा रहा है? नहीं, क्योंकि देख लो, अगर दलदला क्षेत्र निकल गया मान लो, तो रेती क्षेत्र ही बचेगा पूरा। समझ आ पा रहा है? नहीं, देखना जहां जहां नदी वगैरह बहते होंगे, अगर नदी बह रहे हैं तो आसपास में रेती रेती ही मिलेगा, क्योंकि जो दलदला मिट्टी वाला जो क्षेत्र है वो पानी के साथ बह जाता है। रेत थोड़ा सा क्या रहता है आपका? भारी रहता है, तो नीचे हो जाता है वो। लेकिन जो घुलनशील पदार्थ है मिट्टी,
वो पानी के साथ बह जाएगा, तो पानी का कलर चेंज हो जाता है अपना। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। लेकिन रेती को बहा पाता है क्या ज्यादा? नहीं, वो नीचे दब जाता है, इसलिए नदी क्षेत्र से पूरा रेती का उत्खनन करते हैं। आया बात समझ में? अब इधर तेज बह रहे हैं तो मिट्टी को पूरा समुद्र में डाल दिए, रेती रेती बच गया। समझ आ पा रहा है? इधर मिट्टी को बहा पाए क्या? तो दलदला क्षेत्र बच गया। अगर स्पीड होते तो पूरा मिट्टी अंदर, रेती रेती बाहर। आया समझ में? तो इधर की पूरी नदी क्या बनाएंगे? एस्चुरी। क्या बनाएंगे? एस्चुरी। और इधर क्या वाले? डेल्टा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। आया समझ में? हाँ है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा जो भी अभी अभी देखे। इससे आपको समझना है अरब सागर में गिरने वाली जो भी नदियां था वो हो गया खत्म। समझ आ पा रहा है? पूरा ऊपर से नीचे तक देख लो, अरब सागर में हम कौन कौन से नदियों की चर्चा कर चुके हैं। तो ये पूरा नदियों का लिस्ट है हमारा। तो सबसे पहले देख लो, ट्रिक क्या है एक बार फिर से बताओ। ले समी नेताम जा, सारा गंगा भारत पेला। तो ले से क्या आएगा? लूनी समझे पूरा। त से साबरमती, मी से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती, म से मांडवी, ज से ज्वारी, श से सॉरी सारा से क्या आएगा? शरावती, गंगा से भारत से भरतपुजा, और पे से पेरियार। तो ये पूरी नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। समझ आ रहा है? केवल खंभात की खाड़ी में 4 नदी बताओ। समांतर ट्रिक था। स से साबरमती, म से माही, न से और त से ताप्ती। तो ये भी आपको ध्यान रखना, वो भी एक क्रम है एकदम। ये ला समानता। समझ आ पा रहा है ना? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। तो अरब खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदियों का क्रम पूछे तो ये बताना है। आए समझ में? चलो, अब हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी वाला। कौन सा देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी आपका गिरता है। ठीक है, चलो। तो बंगाल की खाड़ी तरफ वाले में भी हम 11 नदी पढ़ेंगे। अरब सागर में वाले में भी किधर कितना पढ़े थे? 11 नदियों का ही हमारा लिस्ट था, मेन मेन वाला। इधर भी 11 नदी का ही नाम याद रखना है। इसके लिए भी ट्रिक नहीं बनाया हूँ, क्या उसमें समय लगता है थोड़ा सा, तो केवल अभी नक्शे में देख लेना। ट्रिक अगर बनाऊंगा तो उसको लिखा दूंगा कल परसों। ठीक है, लाइन से कैसे कैसे याद करना है। चलो, तो देख लो। सबसे पहले हम देखें तो ये हमारा कौन सा राज्य है? झारखंड। कौन सा राज्य है? तो झारखंड से 3 नदी आपको याद रखना है। झारखंड से कितनी नदी? 3। जिसमें से पहला याद रखोगे दामोदर नदी, ये वाला कौन सा नदी है? उसके नीचे निकलेगा स्वर्ण रेखा, ये वाला। और उसके नीचे नहीं, गलत हो जाएगा, चौथा आएगा ये वाला ब्राह्मणी। क्योंकि बीच में ना ये ऐसे घूम के इधर से आता है। हम लोग इधर से लाइन से क्रम देख रहे हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। समझ आ पा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम पूछेगा तो जिस स्टेप में यहां से बहेंगे ये पहले जाता है, उसके बाद में इधर वाला आता है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र से 3 नदी है। कौन कौन सा? दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। उड़ीसा क्षेत्र से जाएगा वैतरणी नदी। कौन से क्षेत्र से? उड़ीसा क्षेत्र से कौन सी नदी? वैतरणी नदी फेमस में अपन देखेंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो फिर से बताओ, झारखंड से कितनी नदियां? 3 नदी। ये लाइन से 3 नहीं बताना, एक छोड़ के बताना है। समझ आ पा रहा है? चलो, पहला बताओ दामोदर नदी, दूसरा स्वर्ण रेखा और तीसरा ब्राह्मणी। फिर से बताओ झारखंड का 3, फिर से पहला दामोदर, दूसरा स्वर्ण रेखा और तीसरा ब्राह्मणी। उड़ीसा से बताओ वैतरणी। उड़ीसा से छत्तीसगढ़ से महानदी। छत्तीसगढ़ से महानदी। समझ आ पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र से 2 नदी याद रखना, पहला गोदावरी नदी और दूसरा कृष्णा नदी। ये दोनों नदी यहां से जो निकलेगा गोदावरी, फिर उसके नीचे कृष्णा। याद रहेगा सबको? महाराष्ट्र से कितनी नदी? स्टेट वाइज देखोगे तो एकदम सरल लगता है। झारखंड से 3 ठो बताना है, उड़ीसा से 1, छत्तीसगढ़ से 1, महाराष्ट्र से 2। कर्नाटक से भी 2 नदी बताना है। कर्नाटक से कितना? 2 नदी। कौन कौन सा? पेन्नार नदी और कावेरी नदी। ये दोनों कहां से निकलेगा? कर्नाटक क्षेत्र से आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? है ना। अब आएंगे नीचे, कौन सा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में याद रखेंगे वैगाई नदी और ताम्रपर्णी नदी। वैगाई नदी और, तो इसमें से जो मेन फेमस नदी में देख लो कौन कौन सा? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और इधर से दामोदर नदी। तो बड़ी बड़ी नदी है जो एग्जाम में ज्यादा पूछता है, उसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी इधर का 2 छोटे मोटे नदी तो ऐसे नाम मात्र रहता है, लेकिन लिस्ट में पूछा जाता है। समझ आ पा रहा है?
चलो तो देखते हैं, स्टेट वाइज बताना है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड से 3 नदी बताओ। पहला दामोदर, दूसरा स्वर्णरेखा, तीसरा ब्राह्मणी। उड़ीसा से बताओ। छत्तीसगढ़ से महानदी। महाराष्ट्र से पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा। कर्नाटक से पहला पेन्नार और दूसरा कावेरी। तमिलनाडु से वैगाई और ताम्रपर्णी। क्लियर है सबका? है ना? चलो तो आज हम कवर कर लेते हैं दामोदर तक। कहां तक देख लेते हैं? चलो, दामोदर नदी का देख लो, ये 2 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में? 2। ये झारखंड है और उसके बगल में पश्चिम बंगाल है। समझ आ पा रहा है? नक्शा समझ आ पा रहा है ना? झारखंड का और ये वाला पश्चिम बंगाल का है। तो ये जो मुख्य रूप से हम देखें, दामोदर नदी ये निकलता है छोटा नागपुर पठार से। कहां से निकलता है? ये पूरा एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। कौन से पठार का? छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटते हुए आगे बढ़ता है इस प्रकार से। समझ आ पा रहे हैं ना? और यहाँ पास किसी अन्य नदी से मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा? हुगली नदी। कौन सा नदी? ये इधर से ऊपर आते रहता है हुगली नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो हुगली नदी से कौन मिल जाएगा इधर से? दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। उत्तर का हिस्सा क्या कहलाता है? हजारीबाग। क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। और दक्षिण का हिस्सा रांची का पठार। कौन सा पठार? तो ये जो दामोदर नदी है, कौन सा नदी बता दो? ये जो निकला दामोदर नदी, ये कितने भागों में बांट के निकल गया? 2 भागों में। समझ आ पा रहे हैं? कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में। पहला झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। अच्छा, किससे संगम बनाएगा? हुगली नदी से। तो चलो, उद्गम कहां से? छोटा नागपुर पठार, संगम हुगली नदी से। वो भी कहां पास? पश्चिम बंगाल में। कहां बनाएगा? पश्चिम बंगाल। कितने राज्य में बहती है? 2 राज्य में। पहला झारखंड और दूसरा पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान पहुंचाता था दामोदर नदी, लेकिन अभी नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे बांध या डैम बनते जाएंगे तो जो बाढ़ आते थे नदियों से वो रुक जाता है। समझ आ पा रहे हैं? और पहले समय में बांध वगैरह कुछ था नहीं। जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेज लोग जब छोड़ के गए थे, तो जहां इंपॉर्टेंट जगह होता था वहां डैम होता था। हर जगह डैम उन लोग नहीं बनाते थे। तो ये जो नदी है दामोदर नदी, वो ये इस क्षेत्र को हम लोग बंगाल बोलते थे। क्या बोलते थे? तो बंगाल क्षेत्र में पूरा बाढ़ लाने का काम कौन करता था? दामोदर नदी। इसलिए इसको बोलते हैं बंगाल का शोक। क्या बोलते हैं? तो बंगाल का शोक किस नदी कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शोक कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को, क्योंकि देखो कोसी नदी निकलता है नेपाल से। कहां से निकलता है? और नेपाल से सीधा कहाँ आएगा? बिहार। और कई भागों में बढ़ जाता है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सा है? कोसी नदी। तो अलग अलग मार्ग बदलने के कारण अनेकों क्षेत्र पे बाढ़ ला देता है। समझ आ पा रहा है? इसलिए बिहार का शोक बोलेंगे तो कोसी नदी, और बंगाल का शोक बोलेंगे तो दामोदर नदी। अब इससे बचने के लिए दामोदर नदी पर लाया गया परियोजना, जिसको बोलेंगे भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना। भारत का पहला क्या बताएंगे? बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर लाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। देखो 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में ही इस पर परियोजना लाया गया। क्या लाया गया? परियोजना। देखो, परियोजना लाए तो तुरंत डैम बन जाएगा ऐसा नहीं है। समझ आ पा रहा है? ये परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, कि दामोदर नदी का जो घाटी है वहां जगह जगह हम डैम बनाएंगे। समझ आ पा रहा है? और डैम के पानी को रोककर उससे खेती, किसानी और उद्योग क्षेत्र में या विद्युत उत्पादन में सब क्षेत्र में काम करेंगे। तो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय। क्या बोलते हैं? बांध बनाएंगे लेकिन बहुत सारे उद्देश्य को लेके बनाया जाएगा ऐसे करके। समझ आ रहा है? तो भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर लाया गया? दामोदर नदी पर। क्या नाम से? दामोदर घाटी परियोजना के नाम से। और इस परियोजना के तहत प्रमुख कितने डैम बने थे? 5 बांध बनाया गया था, एकदम फेमस। और छोटे मोटे और बहुत सारे थे, लेकिन फेमस में बता रहा हूं 5 डैम प्रमुख थे उसके। जिसमें से पहला कौन सा डैम है? कोनार, दूसरा पंचेत, तीसरा तिलैया। फिर से बोलो, कोनार, पंचेत, तिलैया। फिर है बराकर और मैथान। बराकर और मैथान। फिर से बोलो, कोनार, पंचेत, तिलैया, उसके बाद बराकर, मैथान। फिर से बोलो 2-3 बार, कोनार, पंचेत, तिलैया, उसके बाद बराकर, मैथान। ये सभी डैम किस नदी पर है? कब लाया गया था परियोजना? 1948। तो डैम अलग अलग समय में बनेंगे, बहुत समय लगता है बांध बनाने में। समझ आ पा रहे हैं?
3 साल, 4 साल, कभी 5 साल, समझ आ रहा है। तो अलग अलग जगह बनाए। और ये जो परियोजना लाए थे वो कहाँ के परियोजना पर आधारित था? तो वो था आपका अमेरिका के टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित था। किस पर बता दो? टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित था। कौन सा परियोजना हमारे देश का? दामोदर घाटी परियोजना जो था वो किस परियोजना को देख के लाया गया था? टेनिस घाटी परियोजना को देख के लाया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना किस पर आधारित था। तो आंसर क्या बताओगे? टेनिस घाटी परियोजना। और ये जो दामोदर नदी है वो देश की सबसे प्रदूषित नदी है। भारत का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? दामोदर नदी होता है। समझ आ पा रहा है आगे? नहीं तो फिर से बता दो, दामोदर का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ जाके मिलेगा ये? हुगली नदी में। कितने राज्य में बहता है? 2 राज्य में। कहाँ कहाँ? झारखंड और पश्चिम बंगाल। कहाँ बाढ़ लाता है? बंगाल में, मतलब बंगाल में लाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक। क्या बोलेंगे? इस नदी पर परियोजना कब लाया गया था? 1948 में। नाम क्या रखा गया? दामोदर घाटी परियोजना। जिसके तहत कितने डैम बने थे? 5 बांधों का निर्माण हुआ। कहीं कहीं जल विद्युत संयंत्र भी बनाए गए अलग अलग जगह। तो डैम आपको फिलहाल याद रखना, क्योंकि परियोजना को मैं अलग से पढ़ूंगा। समझ आ रहा है? उसमें आपको पूरे डिटेल से रहेगा। अभी फिलहाल नाम बता दो क्या क्या है? कोनार, पंचेत, तिलैया, इसके अलावा बराकर, मैथान। यह परियोजना किस पे आधारित था? टेनिस घाटी परियोजना, जो कहाँ लाई गई थी? यूएसए में लाया गया था। और देश की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी होता है। आए बात समझ में? हाँ है ना? चलो, तो आज जो भी लिखे हैं एक बार पूछ रहा हूं, उसको बताएंगे पहले। चलो, आज हम लोग लिखे हैं कहाँ से? नर्मदा से देखे हैं, ठीक है ना? चलो, नर्मदा नदी से देखते हैं। उद्गम बताओ नर्मदा का। अमरकंटक। प्रवाह कितना राज्य? 3। पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। विसर्जन कौन सी खाड़ी में? खंभात की खाड़ी। कुल लंबाई 1312। तटीय शहर पहला जबलपुर और दूसरा भड़ौच। किस दिशा में बहती है नर्मदा? पश्चिम की ओर बहने वाली देश की सबसे लंबी नदी नर्मदा जी। मुहाना किसके समीप? भड़ौच के समीप। जलप्रपात का नाम बताओ एक आध। जलप्रपात बोलता हूँ सरदार सरोवर, कौन बोल रहा है? जलप्रपात मतलब नहीं समझते? भेड़ा घाट, या उसी क्या बोलेंगे? धुआंधार। कहीं कहीं इसी को कपिल धारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वही है, तीनों नाम वही रहता है। समझ आ पा रहा है? कहाँ मिलेगा? जबलपुर में। हाँ कि नहीं? कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध। कौन से राज्य में? गुजरात। लाभान्वित कितने राज्य? 3 4 फिर कहाँ 3 4 है क्या? चलो, पहला बताओ। जहां जहां है उसको पहले बता दो। गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, ऊपर में राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब लाया गया था? 1989 में। किनके द्वारा? मेधा पाटकर। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितनी ऊंची है? 182 मीटर। जिसका खास बात, देश विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। कौन से टापू पर? साधु बेट। डिजाइनर कौन है? राम सुतार। ताप्ती नदी कहां से निकलता है? मुल्ताई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ये कितने राज्य में बहता है? 3 राज्य में। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात। विसर्जन कौन से शहर के किनारे? सूरत। और सूरत किसके किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे है सूरत शहर। समझ आ रहा है? और सूरत में ही कौन सा बंदरगाह भी है? सूरत बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर है? ताप्ती नदी के। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका लंबाई कितना है? 724। ताप्ती नदी पर ही 2 डैम है गुजरात में। पहला उकाई बांध। कौन सा बांध? और दूसरा काकरा पारा। कौन सा बांध है? खंभात की खाड़ी में कुल कितनी नदियां गिरती हैं? 4। ट्रिक क्या था? समानता। स से साबरमती, म से माही, न से
नर्मदा, और ता से ताप्ती। गोवा की दो नदियां बताओ, पहला मांडवी और दूसरा जुआरी। कर्नाटक के कितनी नदियां? दो नदियां, पहला शरावती और गंगा वैली। केरल की दो नदियां पेरियार और भरतभुजा, ठीक है ना। पणजी किसके किनारे है? मांडवी नदी। गोवा की सबसे लंबी नदी, गोवा की जीवन रेखा, जीवन रेखा मांडवी आएगा, लेकिन लंबी में जुआरी आएगा। समझ आ रहा है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन से राज्य में? कर्नाटक। जिसका नाम क्या रखा गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाता है कि एस्चुरी? कारण क्या है एस्चुरी बनाने का? नदी का बहाव क्या है? तेज है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले लोग क्या बनाएंगे? डेल्टा। कारण क्या है? नदी की बहाव क्या है? धीमा हो जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख जो 11 नदी है, समझ आ रहा है, उसमें झारखंड से 3 नदी कौन कौन सी है? पहला पहला कौन सा? दामोदर। दूसरा स्वर्णरेखा। तीसरा ब्राह्मणी। उड़ीसा से एक बताओ। वैतरणी। उड़ीसा से वैतरणी। छत्तीसगढ़ से महानदी। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र से दो बताओ। पहला गोदावरी और कृष्णा। कर्नाटक से दो ठो बताओ। पेन्नार और कावेरी तो हो गया था, और एक क्या था? रुको रुको, अच्छा सॉरी, कर्नाटक का पूछ रहा हूँ क्या? कर्नाटक का दो ठो, पहला पेन्नार और दूसरा कावेरी। तमिलनाडु में दो ठो है, पहला तमिलनाडु का बताओ, जल्दी बताओ। तमिलनाडु में वैगाई, क्या है बता दो। और ताम्रपर्णी, क्या है बता दो। देखो एक बार लिखते समय याद करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। समझ आ रहा है? डेली का काम डेली करोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, ऐसा है। क्योंकि जो काम छोड़ोगे वो बनेगा बोझ बन जाता है, ठीक है ना। और जो काम बोझ होता है ना वो करने नहीं पाता। जो काम इंजॉय से करते वही काम अच्छा लगता है। समझ आ पा रहा है? तो पढ़ाई को यदि इंजॉय में लेके करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और एकदम मन में एकदम संकट है, दर्द है, ठीक है नहीं, और उस पोजीशन में लेके पढ़ोगे तो मजा नहीं आता। समझ आ रहा है? तो कुछ चीज सीख रहे हैं ये समझ के आपको पढ़ना है। नौकरी लगना ना लगना अलग चीज होता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, इस राह को लेके पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है। ताकि देखो पढ़ाई में यदि मजा आएगा ना तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। और एकदम टेंशन में पढ़ोगे, आज मैथ्स बनाना है, एकदम अजीब लग रहा है उस चीज को सोच के, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इंटरेस्ट से, हाँ जी ऐसा क्वेश्चन को मैं सीखूंगा बढ़िया, ऐसा लेके अगर बनाओगे ना तो मजा आ जाता है बनाने में। समझ आ रहा है? और नए नए चीज खुद से सीखने मिलता है। और इंटरेस्ट जैसे आता है तो और नए नए चीज ढूंढने का कोशिश करेंगे आप लोग। समझ आ रहा है? और इंटरेस्ट खत्म मतलब सब खत्म, ऐसा हो जाता है। ठीक है। तो पढ़ाई यदि कर रहे हो तो इंटरेस्ट से करो, तब अच्छा लगेगा और सिलेक्शन हो पाता है। आया समझ में? चलो तो बाकी कल करते हैं इसका।